Hello students, in the last class we were discussing the topic center of mass of chapter 7. So last time I have started this chapter 7 and this chapter 7 is system of particles and rotational motion. System of particles and rotational motion. So in this chapter we were discussing last time the topic center of mass. So this is also called CM or COM. Okay, so students, in the last class I told you what is center of mass and how can we find the center of mass of a two particle system. So center of mass is the point where whole mass of a body is supposed to be concentrated. Okay, and this is the point which represents the entire motion of the system. So if force is applied on a body, then we can assume that force is applied on the center of mass. In that case, the entire system or entire body is assumed as a point body. Okay, so this is the advantage of center of mass. So it is necessary to find the center of mass of a system or of a rigid body. तो ये भी हमने कर लिया था कि कैसे उसको निकालेंगे. एंड आई टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2. मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था. मतलब अगर हमारे दो पार्टिकल, देयर इज ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, M1 मास पार्टिकल इज एट पोजीशन R1 वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 मास इज R2, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2. ये हमारा हो गया था. अब कई बार क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में कई बार नहीं दिया जाता, हमें पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स में कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं कि भाई M1 एक पार्टिकल है इतने मास का, ये यहाँ पर रखा हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए. दूसरा पार्टिकल है इतने मास का, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए. सो बेसिकली हमें ये भी आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ से हम निकाल लेंगे. अब देखो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. देखो मान लो M1 मास है और इसका पोजीशन वेक्टर है R1, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R1 कैन बी रिटन एज X1I प्लस Y1J प्लस Z1K. ओके, और मान लो M2 मास है, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ये तो पोजीशन वेक्टर होता ही है. मतलब किसी पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट X1 Y1 Z1 है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा X1I प्लस Y1J प्लस Z1K. और R2 कितना हो जाएगा, X2 इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वी ऑलवेज राइट X2I प्लस Y2J प्लस Z2K. और इसी तरह से बस ये हो गया. और RCM क्या हो गया, RCM पोजीशन वेक्टर हो गया XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप. ओके, सो अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, RCM की जगह मैं लिख देता हूँ XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप इज इक्वल टू M1 इंटू X1I प्लस Y1J प्लस Z1K प्लस M2 इंटू X2I प्लस Y2J प्लस Z2K डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. सो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा वेक्टर में क्या होता है, इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके I J K के कोफिशिएंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो यहाँ पर ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है, तो अगर मैं कंपेयर करूँगा I का कोफिशिएंट तो मेरा क्या आएगा XCM, मतलब X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2.
और इसको क्या कर सकते हैं, ये आ गया, मतलब दो पार्टिकल हैं। इफ देयर आर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 विद पोजीशन x कोऑर्डिनेट x1 x2, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब अगर मान लो 3 पार्टिकल सिस्टम होगा तो इसको हम जनरलाइज कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे, सिग्मा i mi xi अपॉन सिग्मा i mi। इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम लिख सकते हैं ycm, y कोऑर्डिनेट कैन आल्सो बी रिटन m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, और इसी तरह से क्या लिख देंगे हम, z कोऑर्डिनेट zcm इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम, अगर मान लो हमें किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं सिस्टम में, पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर, तो हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है, हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर दिए हुए होते हैं। वी आर गिवन द पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर x1 y1 z1 x2 y2 z2 से हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सो मेरा जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किए जाएं। तो अब आपको क्या दिया हुआ होगा, किसी सिस्टम में पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ होगा और आपसे न्यूमेरिकल में कहा जाएगा कि भाई इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालो। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालो मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालो, उसका मतलब ये होता है कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालो। तो अभी आप ये इसको देख लीजिएगा, आप यहाँ पे अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल से आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल अभी एक करेंगे, न्यूमेरिकल से अपने को समझ में आ जाएगा क्लियरली। देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी आपके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो कैसे हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, देखो ये मान लो आपसे कहा गया है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ऑन सेंटर ऑफ मास, सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देयर आर द वर्टिसेस ए बी सी, इसके वर्टिसेस पर 100 ग्राम 150 ग्राम एंड 200 ग्राम। There are 3 masses. Question is, what is the question? Question is, there are 3 masses, 100 gram, 150 gram and 200 gram are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter. Okay, of side 10 centimeter. आपसे कहा गया है कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। अब ये कितने पार्टिकल का सिस्टम हो गया, ये 3 पार्टिकल सिस्टम हो गया, 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम, दिस इज ए 3 पार्टिकल सिस्टम। इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, xcm x कोऑर्डिनेट, मतलब हमसे क्या पूछा गया, हमें निकालना है कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालो, या और सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें मासेस गिवन है तो हमें कोऑर्डिनेट्स और पता होने चाहिए। वी शुड नो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल्स। अब कोऑर्डिनेट पार्टिकल इसमें दिए हुए नहीं है तो हम अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास जब भी किसी सिस्टम का निकालना होता है तो हम किसी एक पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चॉइस ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो मैं ये मान लेता हूं कि ये मेरा पॉइंट ओरिजिन पर है, ये हो गई एक्स एक्सेस और ये हो गई वाई एक्सेस और ये हो गया मेरा ओरिजिन 0 0। इसका कोऑर्डिनेट पता लग गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 10 0, क्योंकि ये तो 10 सेंटीमीटर है। अब इसके कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए बात आएगी तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देयर आर 2 मेथड्स। एक तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर। सो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया 5 हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 हो गई। बाई परपेंडिकुलर, इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द साइड अपोजिट साइड ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब ये 5 है, ये 10 है, तो ये कितनी हो गई, और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 5 cos 60, और 10 sin 60 भी इसको लिख सकते हैं, ये निकाल सकते हैं ना। ये मान लो d है, तो cos 60 डिग्री कितना हो गया, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ये हो जाएगी ct अपॉन cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5 अपॉन AC, ठीक है, 5 अपॉन AC, ये हो गया cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये अपनी आ जाएगी AC इज इक्वल टू आ जाएगी 5 अपॉन cos 60 डिग्री, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, cos इसमें नहीं चलेगा, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हमें साइन लेना पड़ेगा इसमें, हमें क्या लेना पड़ेगा इसमें, ये cos में नहीं आएगी, मतलब जो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, हमें इस ट्रायंगल में लेना पड़ेगा sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो ct आ गया हमारा 10 sin 60, 10 sin 60 का मतलब हो गया 10√3/2, मतलब 5√3, मतलब 5√3 आ गया ये, दिस इज 5√3 सेंटीमीटर। भाई इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम कैन आल्सो बी यूज्ड, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 100 माइनस 5, 100 माइनस 20, ये इसका स्क्वायर हो गया 100, अंडर रूट ये 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर इज 100, 5 स्क्वायर 25, 75, अंडर रूट 75, 5√3 आ गई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 5 and 5√3, 5 and 5√3। ओके, सो अब क्या करेंगे, तो पहला काम क्या करते हैं, पहला काम हम ये करते हैं, अगर हमें किसी सिस्टम में कई सारे पार्टिकल्स दिए हुए हैं और हमें उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट लोकेट कर लेते हैं। पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट लोकेट करने के लिए एक पार्टिकल को ओरिजिन पर एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहला काम यही किया था कि जो पार्टिकल्स दिए हुए हैं डिफरेंट मासेस के, उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखा है, और एक के कोऑर्डिनेट लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लिया या पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया। अब देखो, अगर मान लो ये है m1 मेरा, तो ये क्या हो गया x1 y1, ये है मान लो मेरा m2, तो ये कितना हो गया x2 y2, ये है m3, तो ये कितना हो गया x3 y3, तो यहाँ से xcm कितना आ जाएगा, m1 कितना है, m1, इसको क्या करना है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राम में ही रहने दो, सेंटीमीटर में आ जाएगा 100 इंटू m1 x1 0 प्लस m2 150 इंटू x2 10 प्लस m3 200 इंटू x3 5, ओके, अपॉन ये पूरा ऐड करके कितना हो जाएगा 100 प्लस 150 प्लस 200, तो ये कितना हो गया 1500 प्लस 1000 कितना हो गया 2500, ये तो जीरो हो गया, ये टर्म तो जीरो हो गई, और ये कितना हो गया 450, तो ये अपना हो गया 950/9, सो एक आ गया 50/9 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से YCM कैलकुलेट किया जा सकता है, y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। सो y कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, m1 y1 प्लस m2 कितना हो गया 150, y2 0, देखो y1 भी 0 y2 भी 0, प्लस 200 इंटू m3 y3 5√3 अपॉन 5√3 अपॉन ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा 250 450 बाई 100 प्लस 250 प्लस 200 450, सो ये अपना आ गया, ये दो टर्म तो जीरो हो गई, ये आ गया 1000√3 अपॉन 450, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया 9 2√3/9 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरह से जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई वो क्या आ गई, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गए 50/9 और 2√3/9, ठीक है, सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पोजीशन
ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अपने को चाहे सिंगल पार्टिकल, 2 पार्टिकल सिस्टम है, 3 पार्टिकल सिस्टम है, 4 पार्टिकल सिस्टम है, सो हम सेंटर ऑफ मास इजीली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अभी हमारा सेंटर ऑफ मास का टॉपिक खत्म हो गया। एक और दूसरे तरह के न्यूमेरिकल इस पे बन सकते हैं। सपोज हमें कोई यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी दी हुई है और उसका कहा है कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो क्या करेंगे, उसको इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, उसके स्मॉल स्मॉल पोर्शन का सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे। स्मॉल, अच्छा, किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, तो उनके जो पार्टीशन हमने किया है, जो डिवीजन किया है, जो डिफरेंट पोर्शंस का जो सेंटर ऑफ मास है, उन सब पॉइंट्स के का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप और भी न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में से कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक हो गया पूरा। हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।